Hi everyone, so today we will be doing ईयर में we will have two videos. तो एक वीडियो में जो इसके बाद आएगी it will have otitis media and these have topics other than otitis media important for the professional exams. तो सबसे पहले क्या है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का डायग्राम. तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के डायग्राम में सबसे पहले तो जो मेन लैंडमार्क है बीच में वो क्या आता है हैंडल ऑफ मेलियस. ओके, और फिर होती है हमारी लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस. तो ये जो हैंडल ऑफ मेलियस है ये एंटीरियरली इसके एक एंटीरियर मेलियल फोल्ड होता है और पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड होता है. इसके ऊपर बोलते हैं पार्स फ्लेसिडा या फिर शार्पनल्स मेम्ब्रेन और नीचे बोलते हैं पार्स टेंसा. उसके अलावा जो पार्स टेंसा है उसको जो कवर करता है रिंग उसको बोलते हैं एन्यूलस टिम्पैनिकस. उसके बीच में एक जो दूसरा लैंडमार्क है दैट इज़ कोन ऑफ लाइट जो कि एंटीरो इन्फीरियरली दिखता है. और उसके बाद एंटीरियरली हमें दिखती है शेडो ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब और पोस्टीरियरली हमें दिखती है शेडो ऑफ राउंड विंडो. तो राउंड विंडो और आगे यूस्टेशियन ट्यूब और देन ऊपर दिखता है हमें शेडो ऑफ इनकिडोस्टेपीडियल जॉइंट. तो ये है डायग्राम ऑफ नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. उसके बाद आते हैं हमारे ट्यूनिंग फोक टेस्ट. तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट में 3 तरह के हमें टेस्ट देखने हैं, ABC, रिनेस और वेबर. ABC में जो एग्जामिनर है और जो पेशेंट है दोनों के एक्सटर्नल ईयर कैनाल ओक्लूडेड होंगे और दोनों की बोन कंडक्शन को कंपेयर करते हैं. ओक्लूडेड कैसे होते हैं? बाय प्रेसिंग द ट्रेगस इनवर्ड्स या फिर कोई मतलब इसके बाद क्या है कि दोनों की कंपेयर करेंगे. तो अगर सेंसरी न्यूरल डेफनेस है पेशेंट को तो उसको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए सुनाई देगा क्योंकि उसकी बोन कंडक्शन में दिक्कत है. देन रिनस टेस्ट में हम एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से कंपेयर करते हैं. तो पहले ओवर द बोन हम चेक करते हैं और फिर इन फ्रंट ऑफ ईयर कैनाल हम चेक करते हैं. तो इसमें अगर नॉर्मली क्या होता है एयर कंडक्शन इज़ मोर देन बोन कंडक्शन और इसको पॉजिटिव बोलते हैं. और कंडक्टिव डेफनेस में बोन कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसको नेगेटिव बोलते हैं. और नेगेटिव होने का मतलब है कि मिनिमम जो एयर बोन गैप है दैट इज़ 15 to 20 डेसिबल. तो अगर ये नेगेटिव 256 हार्ट्स पे आता है तो मतलब 20 to 30 डेसिबल का गैप है. अगर 512 पे पॉजिटिव आ रहा है लेकिन 256 पे नेगेटिव है तो 30 to 40 डेसिबल का गैप है. लेकिन अगर तीनों पे सबसे पहले था अगर 512 पे पॉजिटिव है तो 20 से 30. अगर 1024 पे सिर्फ पॉजिटिव है तो 30 to 40 और अगर तीनों में नेगेटिव है तो 40 to 60. ठीक है. फॉल्स रीनी कब होगा? अगर सीवियर यूनिलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है. उसके बाद है वेबर टेस्ट. तो इसमें दोनों साइड के बोन कंडक्शन को मेजर करते हैं. बीच में हम ट्यूनिंग फोर्क रखते हैं. तो जिस साइड पे लेटरलाइज होगा तो अगर कंडक्टिव डेफनेस है तो वर्स ईयर पे लेटरलाइज होगा और अगर सेंसरी न्यूरल डेफनेस है तो बेटर ईयर में लेटरलाइज होगा. देन वी हैव प्योर टोन ऑडियोमेट्री. प्योर टोन ऑडियोमेट्री में हम क्या होता है अलग अलग डेसिबल मतलब अलग अलग साउंड्स को हम देते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है और वो जो सब्जेक्ट है उसको रिस्पॉन्ड करना होता है कि उसे क्या सुनाई दे रहा है. तो ऑडियोग्राम से फिर एक ग्राफ बनाते हैं हम कि किस डेसिबल पे कितनी फ्रिक्वेंसी का उसको सुनाई दिया. तो ग्राफ को हम बोलते हैं ऑडियोग्राम. तो इससे हम एयर कंडक्शन के लिए अलग करते हैं, बोन कंडक्शन के लिए अलग करते हैं. तो हमें AB गैप भी दिख जाएगा अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है. तो यूज़ क्या है, हम थ्रेशोल्ड बता सकते हैं, एक रिकॉर्ड रहेगा, हियरिंग एड की प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और डिग्री ऑफ हैंडीकैप के बारे में पता चल सकता है मेडिको लीगल पर्पस के लिए. देन है इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री. इसमें 2 आते हैं, टिम्पैनोमेट्री और अकाउस्टिक रिफ्लेक्स मेजरमेंट. टिम्पैनोमेट्री में क्या करते हैं हम, ये हमारा पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ईयर कैनाल है और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. तो यहाँ से इसको अंदर से प्रेशर लग रहा है थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब. तो हम क्या करते हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं और हम कुछ प्रेशर इस तरह लगाते हैं और एक हमारा इलेक्ट्रोड इसको रिकॉर्ड कर रहा होता है.
तो जिस पॉइंट पे ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, इधर रेजोनेंस होगी, तो मैक्सिमम वाइब्रेशन हमें मतलब रिकॉर्ड होगी। तो तो हम ऐसे करके वो पॉइंट को नोट करते हैं कि किस प्रेशर पे ये ज़ीरो हो रहा है, तो हम बाहर किस फ्रीक्वेंसी पे ज़ीरो हो रहा है, तो हम बाहर से जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो हमें पता होती है। तो इसमें अब कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 3 चैनल्स होते हैं इसमें। पहला तो है कि जो 220 हर्ट्ज़ की टोन को डिलीवर करेगा, जो कि माना जाता है कि अंदर मतलब कि जो अंदर वाला प्रेशर है वो इतना होगा, तो एक इंस्ट्रूमेंट ए फ्रीक्वेंसी को डिलीवर करेगा। दूसरा है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड आ रही है उसको पिकअप करेगा थ्रू अ माइक्रोफोन। और तीसरा है कि जो एयर प्रेशर में चेंज करेगा। तो एक है फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, एक है ये वाला जो प्रेशर चेंज करेगा ताकि हम इस प्रेशर के इक्वल आ जाए, और तीसरा है जो रिफ्लेक्टेड साउंड को मेजर करेगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब एक साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करेगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी और कुछ रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्टिफ है तो वो कंप्लायंट वाले से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी साउंड को। तो जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे और प्रेशर को चेंज करके हम रिफ्लेक्टेड साउंड एनर्जी को मेजर करेंगे, तो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कंप्लायंस या फिर स्टिफनेस को मतलब मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि ये नॉर्मल वाला है, तो हमने क्या किया कि हम कंप्लायंस को चेक कर रहे हैं, मतलब किस मोमेंट पे आके वो वाइब्रेट करेगी मैक्सिमम। तो हमें पता चला कि जब तो एक ऐसा ग्राफ आया कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे जब प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो हो गया था तब मैक्सिमम रेजोनेंस आया, और बाकी पे वो कम है। इसको कहते हैं टाइप ए। उसके बाद क्या है कि अगर कंप्लायंस कम है, मतलब ओटोस्क्लेरोसिस है, तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसमें क्या होता है कि उसकी मतलब वही जब एयर प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा तो कंप्लायंस नॉर्मल से कम होगी। उसको कहते हैं एएस ग्राफ। ये हमारा होता है फिक्सेशन ऑफ ऑसिकल्स में। फिर एडी ग्राफ है कि जिसमें जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इतनी थिन है कि उसका प्रेशर सेम नहीं हो पा रहा, तो बहुत ही हाई कंप्लायंस होगी। फिर टाइप बी है जो कि फ्लैट होता है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं दिखता विद प्रेशर चेंज। और फिर टाइप सी है कि वह नेगेटिव प्रेशर पे भी मैक्सिमम कंप्लायंस आ रही है। ठीक है, उसके बाद है अकाउस्टिक रिफ्लेक्स। तो अकाउस्टिक रिफ्लेक्स क्या कहता है कि अगर कोई बहुत ही हाई साउंड आ रही है तो ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेपीज़ है वो डिटैच हो जाती है। तो ये काम कौन करता है? स्टेपीडियल मसल। तो जो नर्व एक तो इप्सिलेटरल रिस्पॉन्स होता है और एक कॉन्ट्रालेटरल है। तो इप्सिलेटरल में क्या है, दोनों में क्रेनियल नर्व एक ही स्टिमुलस लेकर जाएगी कि हाई साउंड आई है। फिर दोनों वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस में जाएंगी। ठीक है, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस में। और फिर इप्सिलेटरल वाले में वो इप्सिलेटरली सेवंथ नर्व के न्यूक्लियस में जाके स्टेपीडियस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी। लेकिन कॉन्ट्रालेटरल में बीच में एक मीडियल सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस हो रहा है जो कॉन्ट्रालेटरली जाके स्टेपीडियस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। तो हमें 2 न्यूक्लियस याद रखने हैं, एक तो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस और एक मीडियल सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो ये 2 है जो हमारे काम करते हैं अकाउस्टिक रिफ्लेक्स में। तो इसका भी फंक्शन वही है कि हम हियरिंग को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब टिम्पैनोमेट्री से हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। मेलिंगरर्स को फाइंड कर सकते हैं, कोई कॉक्लियर पैथोलॉजी को देख सकते हैं, एक नर्व का लीजन देख सकते हैं, फेशियल नर्व के लीजन्स देख सकते हैं और ब्रेन स्टेम का लीजन देख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स आर्क में। उसके बाद है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, जिसे कि बेरा भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। तो इसमें हम इलेक्ट्रोड्स रखते हैं कई जगह पे, कुछ अनाटमिकल साइट्स होती है जिधर हम रखते हैं, तो उसके थ्रू वो कुछ अंदर मतलब जो हमारा हियरिंग पाथवे है उसको स्टिमुलेट करते हैं अलग अलग जगह पे। तो इसको हम याद रखते हैं ई कोलाई से।
तो क्या होता है कि एक ऐसे ई कोलाई, ठीक है। तो ई से तो क्या होता है कि जो पहली मतलब जो ये पहला ई है इससे 2 वेव्स आएंगी और आखिरी वाले आई से 2 वेव्स आएंगी, बाकी सबसे एक एक वेव आती है। तो टोटल कितनी होगी 7 वेव्स और पार्ट्स कितने हो गए हमारे 5। तो ई से है हमारी 8th क्रेनियल नर्व, सी से है कॉक्लियर न्यूक्लियस, ओ से है ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स विद सुपीरियर ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स, एल से लेटरल लेमिनिस्कस, आई से इंफीरियर कॉलिकुलस। तो हमें यही याद रखना है इसमें, यूज सेम है। देन वी हैव टिम्पैनोप्लास्टी। तो टिम्पैनोप्लास्टी का 2 काम है। एक तो मिडल ईयर में अगर कोई डिसीज़ है तो उसे ख़त्म करना, और जो हियरिंग मैकेनिज्म है उसे रिकन्स्ट्रक्ट करना। तो इट कैन बी कंबाइंड विद मेस्टोइडेक्टोमी अगर जो डिसीज़ है वो ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है। तो जो जिस तरह से हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हो गया। तो हम सिर्फ मायरिंगोप्लास्टी कर सकते हैं जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिपेयर होती है। ऑसिकुलोप्लास्टी कर सकते हैं जिसमें ऑसिकुलर चेन की रिकन्स्ट्रक्शन होती है, और इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं हम टिम्पैनोप्लास्टी। तो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल्स क्या होता है कि एक इंटेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, फिर ऑसिकुलर चेन होनी चाहिए, ऑल्दो फंक्शनल विंडोज़ होनी चाहिए। तो इन 3 के बेसिस पे हम सर्जरी करते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल टेस्ट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले है निस्टैग्मस। तो निस्टैग्मस क्या होता है? निस्टैग्मस एक इनवॉलेंट्री रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आई है। हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, रोटेटरी हो सकती है। तो इसका स्लो कंपोनेंट होता है और फास्ट कंपोनेंट होता है, और बाय कन्वेंशन हम फास्ट कंपोनेंट की डायरेक्शन को ही डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस बोलते हैं। निस्टैग्मस को एलिसिट करने के लिए हम पेशेंट को एग्जामिनर के सामने या तो बिठाते हैं या फिर सुपाइन लिटा देते हैं, और जो एग्जामिनर की फिंगर है वो पेशेंट की आई से 30 सेंटीमीटर दूर होगी, और वो उसे राइट लेफ़्ट अप डाउन मूव करेगा, लेकिन 30 डिग्री से ज़्यादा मूव नहीं करेगा। नहीं तो अगर 30 डिग्री से ज़्यादा मूव किया तो वो अपनी आई को खुद ही रोटेट कर लेगा देखने के लिए। तो जो निस्टैग्मस है, जो वेस्टिबुलर निस्टैग्मस है, अगर वो 8th नर्व या फिर लेबिरिंथ के लीजन की वजह से होता है तो उसको पेरिफेरल बोलते हैं, और अगर वो सेंट्रल न्यूरल पाथवे मतलब कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई ब्रेन स्टेम या सेरिबेलम में होता है तो उसको सेंट्रल बोलते हैं। अगर लेबिरिंथ का इरिटेटिव लीजन है जैसे कि सीरस लेबिरिंथाइटिस है तो साइड ऑफ लीजन पे निस्टैग्मस होगा, लेकिन अगर पेराइटिक लीजन है तो हेल्दी साइड पे निस्टैग्मस होगा, ठीक है। अगर पेरिफेरल ओरिजिन का है तो अगर ऑप्टिक फिक्सेशन की तो निस्टैग्मस सप्रेस हो जाएगा। तो ऑप्टिक फिक्सेशन हम फ्रेंजल ग्लास से कर सकते हैं या फिर हम डार्कनेस में कर सकते हैं। तो और जस्ट अगर सेंट्रल ओरिजिन का है तो ऑप्टिक फिक्सेशन से वो सप्रेस नहीं होगा। तो ये अलग अलग तरह के हैं, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि निस्टैग्मस होता क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या आती है, पोजीशन क्या आती है पेशेंट और एग्जामिनर की, टाइप्स क्या आती है 2, और फिर किस साइड पे होता है, ठीक है। देन वे फिस्टुला टेस्ट। तो फिस्टुला टेस्ट में हम निस्टैग्मस को मतलब इंड्यूस करते हैं एक्सटर्नल ईयर कैनाल में प्रेशर को चेंज करके। तो इसमें क्या होता है कि जब लेबिरिंथ की स्टिमुलेशन होगी तो निस्टैग्मस और वर्टिगो होगा। तो ये टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम सीगल स्पेक्यूलम लेते हैं। सीगल स्पेक्यूलम क्या होता है, कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम यहाँ से प्रेशर देते हैं, ये एक्सटर्नल ईयर कैनाल में जाएगा और ये प्रेशर को ट्रांसमिट करता है। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक्सटर्नल ईयर कैनाल में प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो लेबिरिंथ तक ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये टेस्ट पॉजिटिव कब होगा, जब सेमी सर्कुलर कैनाल, जो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल है उनका इरोजन हो रहा है कॉलेस्टियोटोमा में, या फिर हॉरिजॉन्टल कैनाल में सर्जरी के थ्रू कोई भी विंडो क्रिएट हो गई, या ओवल विंडो में कोई एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है, या फिर राउंड विंडो में मतलब राउंड विंडो की मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया। तो इन सभी केस में जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट हो जाएगा।
और पॉजिटिव फिस्टुला का एक और ये भी मतलब है कि लेबिरिंथ अभी भी फंक्शनिंग है। तो फॉल्स नेगेटिव कब आएगा कि कॉलेस्टियोटोमा फिस्टुला की साइड को कवर कर रहा है तो प्रेशर ट्रांसमिट नहीं हो रहा। फॉल्स पॉजिटिव कंजेनिटल सिफिलिस और मीनियर्स में आता है। कंजेनिटल सिफिलिस में जो स्टेपीज़ की फुट प्लेट है वो हाइपर मोबाइल होगी और मीनियर्स में फुट प्लेट की फाइब्रोसिस होगी। तो इन दोनों में स्टेपीज़ की मूवमेंट से जो मैक्यूला है वो स्टिमुलेट होगा। फिर ये हम बाद में देखेंगे। देन वी हैव लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन में कैलोरिक टेस्ट। कैलोरिक टेस्ट में भी हम निस्टैग्मस को इंड्यूस करते हैं। हम फिस्टुला टेस्ट में भी निस्टैग्मस को इंड्यूस कर रहे थे। फिस्टुला टेस्ट में हम प्रेशर को चेंज करके निस्टैग्मस इंड्यूस कर रहे थे। कैलोरिक टेस्ट में हम थर्मल स्टिमुलेशन से करते हैं। एडवांटेज क्या है कि हम दोनों को अलग अलग मतलब टेस्ट कर सकते हैं लेबिरिंथ को, और हम पेशेंट को पूछ सकते हैं कि अभी जो वर्टिगो हो रहा है क्या वो सेम है जो नॉर्मली होता है। तो अगर हाँ तो मतलब लेबिरिंथाइन ओरिजिन है वर्टिगो का। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहले वाला तो है मॉडिफाइड कोब्राक टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट को लेटाते हैं और उसका जो हेड है वो 60 डिग्री बैकवर्ड्स टिल्टेड होता है। तो इसे हम या तो कह सकते हैं 60 डिग्री बैकवर्ड्स या फिर 30 डिग्री फॉरवर्ड। तो यही पोजीशन होते हैं कैलोरिक टेस्ट की, चाहे जो भी टेस्ट हो। मॉडिफाइड कोबरा टेस्ट में क्या करते हैं, हम पहले 1 मिनट के लिए आइस वाटर कान को डालते हैं। पहले 5 ml डालेंगे, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो 10, फिर 20 और फिर 40। नॉर्मली 5 ml पे हमें निस्टैग्मस दिखेगी टुवर्ड्स द अपोजिट ईयर। लेकिन अगर इंक्रीज़ मतलब हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है तो मतलब लेबिरिंथ हाइपो एक्टिव है। और अगर 40 ml पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मतलब इट इज़ अ डेड लेबिरिंथ। फिर हम आते हैं फिट्ज़गेराल्ड होल पाइक टेस्ट पे। इसको बाईथर्मल कैलोरिक टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि हम एक तो 30 डिग्री सेल्सियस का पानी लेंगे और 44 डिग्री सेल्सियस का पानी लेंगे। ये क्या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ±7 डिग्री सेल्सियस है। तो 30 डिग्री कोल्ड होगा, 44 डिग्री हॉट में आएगा। तो 40 सेकेंड्स तक हम इरिगेट करते हैं अल्टरनेटिवली और आई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जब हमने इरिगेशन शुरू की टू द एंड पॉइंट ऑफ निस्टैग्मस, जितना टाइम लगा उसको हम रिकॉर्ड करके कैलोरीग्राम पे चार्ट करते हैं। अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम 20 डिग्री वाला जो 20 डिग्री पानी लेंगे 4 मिनट के लिए। तो और दोनों ईयर्स में 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमें क्या याद रखना है, 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, उससे पहले अलग था। तो हमें क्या याद रखना है कि काउस की कोल्ड वाटर डालेंगे तो अपोजिट साइड पर निस्टैग्मस आएगी, वार्म वाटर डालेंगे तो सेम साइड पर निस्टैग्मस आएगी। तो वी नीड टू रिमेंबर काउस। ठीक है, उसके बाद है हमें इतना ही याद रखना है कि 2 टेस्ट होता है, मॉडिफाइड कोब्राक और फिट्ज़गेराल्ड होल पाइक टेस्ट। उसके बाद ये फार्मूलाज है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैनाल पैरासिस। कैनाल पैरासिस क्या होता है कि एक कैनाल से जो रिस्पॉन्स मतलब एलिसिट हो रहा है, पहले हम क्या करते हैं कि एक लेफ़्ट ईयर है एक राइट ईयर है, हमने दोनों से रिस्पॉन्स को चेक किया। तो इसमें क्या होता है कि अगर इन दोनों में जो रिस्पॉन्स है वो कम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैनाल पैरासिस। ठीक है, तो जिसमें कम आ रहा है मतलब मान लो लेफ़्ट में कम आ रहा है तो इसमें बोलेंगे कि इसमें कैनाल पैरासिस है। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो इन टर्म्स का मतलब क्या है। सबसे पहले L30, ये क्या आता है, रिस्पॉन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड विद वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली L44 क्या होगा, रिस्पॉन्स लेफ्ट साइड पे 44 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे। सिमिलरली R30 और R40 है। तो अगर हमें लेफ़्ट साइड का रिस्पॉन्स ढूंढना है तो हम लेफ़्ट वाले दोनों पानी वालों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय टोटल जितना भी टाइम है इनटू 100। सिमिलरली हम राइट वाले को कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस में कम आया। दूसरा है डायरेक्शनल प्रीपॉन्डरेंस। इसमें क्या है कि
मतलब ये कंसिडरेशन क्या लेता है कि जो ड्यूरेशन है निस्टैग्मस की वो राइट, मतलब वो कहता है कि राइट है या लेफ़्ट है। तो अगर अलग होती है, मतलब कि अगर राइट साइड पे ज़्यादा हो रही है, लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन प्रीपोंडरेंस। तो इसमें भी अगर हमें राइट बीटिंग निस्टैग्मस का करना है तो देखो क्या आता है, COWS हमने किया था, ठीक है। तो मान लो कि 30 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, वो कोल्ड है। तो अगर 30 डिग्री वाला मैंने लेफ़्ट में डाला तो अपोजिट तो वो राइट में जाएगा, है ना। अगर मैंने 44 डिग्री वाला राइट में डाला तो वो मैं तो सेम साइड पे आएगा, तो वो भी राइट पे आएगा। तो राइट साइड पे कौन कौन सा जा रहा है हमारा, लेफ़्ट का 30 और राइट का 44। तो इसलिए हम वो दो टाइम को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये राइट बीटिंग निस्टैग्मस आएगा, ये लेफ़्ट बीटिंग निस्टैग्मस आएगा। तो अगर जो निस्टैग्मस है इन दोनों में 25 to 30% का डिफरेंस आ रहा है तो उसको डायरेक्शनल प्रीपोंडरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो, हमने कौन से किए, मॉडिफाइड कोब्राक टेस्ट, फिट्ज़गेराल्ड होलपाइक टेस्ट, और तीसरा है कोल्ड एयर कैलोरिक टेस्ट। ये हम करते हैं अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है, क्योंकि हमने इरिगेशन की तो मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो इसमें हम डुंडास ग्रांट ट्यूब लेते हैं, जो कि मतलब एक कोइल्ड कॉपर ट्यूब होती है रैप्ड इन क्लॉथ। तो इसमें हम एयर को कूल करेंगे और फिर एयर को हम कान में डालेंगे। ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, इसमें हमें कोई क्वांटिटी नहीं पता चलती। उसके बाद हम आते हैं BPPV विल डू बाद में। उसके बाद हम आते हैं हेमाटोमा फॉरिकल, जैसे कि कॉलीफ्लावर ईयर या फिर बॉक्सर्स या फिर प्यूजिलिस्टिक ईयर भी बोलते हैं। ये मोस्टली ट्रोमा की, ब्लंट ट्रोमा की वजह से होता है। इसमें जो पिन्ना है, पिन्ना के कार्टिलेज और उसके पेरिकॉन्ट्रियम के बीच में ब्लड की कलेक्शन हो जाती है और वो क्लॉट बना देता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो पेरिकॉन्ट्राइटिस भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, एसेप्टिक प्रिकॉशन में करते हैं हम, प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं और एस्पिरेशन भी करते हैं। अगर एस्पिरेशन से काम नहीं हुआ तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। और प्रोफाइलेक्टिकली हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। फिर है फ्यूरंकल। फ्यूरंकल क्या है, लोकलाइज्ड है, अक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना है। ये हेयर फॉलिकल का स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है। तो क्योंकि हेयर फॉलिकल सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट में होता है तो फ्यूरंकल भी सिर्फ उधर ही होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द और टेंडरनेस होती है, पिन्ना की मूवमेंट पेनफुल होती है, जो कि मूवमेंट पेनफुल होती है, ईयर में पेन होता है जो कि मूवमेंट से। और तो अगर पोस्टीरियर मिएटल वॉल में फ्यूरंकल है तो मेस्टॉइड पे हमें एडिमा दिखेगा, और जो हमारा रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव है उसकी ऑब्लिटरेशन रहेगी। ट्रीटमेंट क्या है, अगर अब एब्सेस नहीं बनी तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे और लोकल हीट देंगे। और स्प्लिंटेज के लिए हम ईयर पैक लगाएंगे 10% इक्थामोल का। तो सबसे पहले हम क्या रखना है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, लोकल हीट, ईयर पैक ऑफ 10% इक्थामोल ग्लीसरीन, ठीक है। ग्लीसरीन क्या करता है, इडीमा को कम करेगा, और जो इक्थामोल है वो एंटीसेप्टिक है, तो इक्थामोल ग्लीसरीन। और अगर रिकरेंट है फ्यूरंकुलोसिस तो डायबिटीज़ शुड बी एक्सक्लूडेड, और पेशेंट के नेज़ल वेस्टिबल को चेक करेंगे क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया की लॉजिंग हो सकती है। फिर ओटोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन होता है ईयर कैनाल का, मोस्टली एस्परजिलस नाइगर से होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, कैंडिडा, 3 है, 2 एस्परजिलस और कैंडिडा ओटोमाइकोसिस। तो इसमें क्या है कि प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी कब होता है, अगर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, इंटेंस इचिंग, डिस्कम्फर्ट और पेन, वाटरी डिस्चार्ज विद अ मस्टी ओडर और ईयर ब्लॉकेज। तो बहुत ज़्यादा खारिश होगी, डिस्कम्फर्ट सा लगेगा, पानी पानी निकलेगा और स्मेली होगा और कान बंद बंद लगेगा। और जो फंगल मास है, वाइट, ब्राउन, ब्लैक कुछ भी दिख सकता है। ओटोस्कोप से जब हम देखेंगे तो नाइगर वाला ब्लैक होगा, फ्यूमिगेटस वाला ब्लू ग्रीन होगा और कैंडिडा वाला वाइट होगा। और जो मिएटल वो स्किन है, स्वोलन रेड और इडिमेटस होगी। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ईयर टॉयलेट है कि साफ़ करेंगे सिरिंजिंग, सक्शन या मोपिंग से। फिर एंटीफंगल एजेंट लगाएंगे जैसे कि निस्टैटिन, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट जैसे कि क्लोट्रामेक्सिजोल या फिर पोविडोन आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद हम आते हैं मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना पे, जिसे नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सूडोमोनास से होती है, एल्डरली डायबिटिक्स में होती है, या फिर अगर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे तो होती है। शुरू में ये ओटाइटिस एक्सटर्ना को रिजेंबल करती है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है और ग्रेन्युलेशंस भी हमें दिखती है। तो पेन और ग्रेन्युलेशंस, फेशियल पैरालिसिस भी कॉमन है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है हमें, पेन, ग्रेन्युलेशन और फेशियल पैरालिसिस। ठीक है। इन्फेक्शन में स्प्रेड टू स्कल, बेस और जुगुलर फोरामेन, तो क्रेनियल नर्व पैलिसीज भी ये कर सकते हैं। जो अभी इसकी स्प्रेड कैसे है, तो ये किधर है ईयर में, तो एंटीरियरली ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में जा सकता है, पोस्टीरियरली ये मेस्टोइड में जा सकता है, ठीक है, और मीडियली अंदर की तरफ ये मिडल ईयर में जा सकता है और पीटरस बोन में, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, एंटीरियरली टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, पोस्टीरियरली मेस्टोइड और मीडियली मिडल ईयर और पीटरस बोन में। डायग्नोसिस क्या है, बेसिक कंडीशन होगी कि बहुत ज़्यादा पेन है कान में, एल्डरली डायबिटिक पेशेंट है और एक्सटर्नल ईयर कैनाल में ग्रैनुलेशंस दिख रहा है। सिटी स्कैन में बोनी डिस्ट्रक्शन दिखती है। गैलियम 67 स्कैन ज़्यादा यूज़फुल है और टेक्नीशियम 99 भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो कंट्रोल डायबिटीज़, ईयर, टॉयलेट और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। मोस्टली सूडोमोनास होता है तो उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। एक हम याद रख सकते हैं जेंटामाइसिन प्लस टिकारसिलिन, ठीक है, जेंटामाइसिन प्लस टिकारसिलिन। उसके बाद आता है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस पे, तो इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की पहले हाइलिनाइजेशन होती है और फिर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो चौकी वाइट प्लाक सी हमें दिखेगी, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक है। ज़्यादातर सीरोसोटाइटिस मीडिया के केसेस में हमें दिखता है। तो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ साथ लिगामेंट्स, ऑसिकल्स, टेंडन्स वगैरह सबको मतलब अफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद है हमारा फेशियल पैरालिसिस, तो उसके कॉजेस देखने हैं। तो जो फेशियल पैरालिसिस है, इट कैन बी, सबसे पहले तो इसका जो रूट है, इट कैन बी सेंट्रल, ठीक है, मतलब कि ब्रेन जहाँ से शुरू हो रही है। देन इंट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल में मोस्टली क्या आता है, सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल। देन वी हैव इंट्राटेम्पोरल, ठीक है, मतलब टेम्पोरल बोन के अंदर। देन वी हैव एक्स्ट्रा क्रेनियल, मतलब कि ब्रेन से बाहर आ गए। तो ये तो हो गए किसके, पार्ट्स के बेस पे। उसके अलावा किसी भी सिस्टमिक डिसीज़ की वजह से हो सकता है। तो इंट्राक्रेनियल में हमें याद रखना है बीपी, ठीक है, इंट्राक्रेनियल में बीपी, तो ब्रेन एब्सेस और पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। फिर है सेंट्रल में याद रखना हमें बीपी, ब्रेन एब्सेस और पोलियोमाइलाइटिस। फिर इंट्राक्रेनियल में जिसमें सीपी एंगल आ रहा है, उसमें हमें याद रखना है एम, ठीक है, इट इज़ सी एम या पी एम। तो इसमें आता है हमारे 3 एम, मेनिंजियोमा, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा और मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजियोमा, मेनिंजाइटिस और मेटास्टेसिस। उसके बाद है इंट्राटेम्पोरल, इंट्राटेम्पोरल के आगे ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रा टेम्पोरल, एक्स्ट्रा क्रेनियल। एक्स्ट्रा क्रेनियल में आते हैं पैरोटिड की 3 कंडीशंस, 3 में उसकी मेलिग्नेंसी, उसकी सर्जरी या फिर ट्रोमा, मेलिग्नेंसी, सर्जरी या फिर ट्रोमा। सिस्टमिक में डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, लेप्रोसी वगैरह। नाउ कमिंग टू इंट्राटेम्पोरल पार्ट, इंट्राटेम्पोरल पार्ट में सबसे पहले इडियोपैथिक, जिसमें बेल्स पाल्सी आता है मोस्ट कॉमन, ठीक है, इडियोपैथिक IITN, ठीक है। इडियोपैथिक में बेल्स पाल्सी, इन्फेक्शन में ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस एक्सटर्ना। देन ट्रोमा में सर्जिकल या एक्सीडेंटल, नियोप्लाज्म में ग्लोमस ट्यूमर या एक्सटर्नल और मिडल ईयर की कोई भी मेलिग्नेंसी। नाउ कमिंग टू बेल्स पाल्सी, तो उसमें इटियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है। पहला तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो या तो हर्पीस से हो सकता है या फिर एप्स्टीन बार वायरस से हो सकता है। देन इट कैन बी वेस्कुलर इस्कीमिया,
तो वेस्कुलर इस्कीमिया कैन बी प्राइमरी या सेकेंडरी, देन इट कैन बी हेरिडिटरी। फीमेल्स में जो फेलोपियन कैनाल है वो नैरो होता है, तो मतलब कई फीमेल्स में नहीं, कई फैमिलीज़ में। उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। तो 4 हमें ईटियोलॉजी याद रखनी है। क्लिनिकल फीचर क्या है, जिस साइड पे हुआ वहाँ पे रिंकल्स का लॉस होगा, पैल्पेब्रल फिशर वाइड हो जाएगा, एपीफोरा होगा, और नेज़ोलेबियल फोल्ड एब्सेंट होगा, ड्रूपिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ होगा। इसके अलावा ये अपनी आँख बंद नहीं कर पाएगा, बेल फिनोमिना दिखेगा, मतलब जब हम आँख बंद करने को बोलेंगे तो आई बॉल ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगी। एपीफोरा हमने देख लिया, ईयर में पेन हो सकता है। डायग्नोसिस हम एक्सक्लूजन से करते हैं, और ट्रीटमेंट में सबसे पहले रीअश्योरेंस है, एनाल्जेसिक देंगे, आई केयर, फिजियोथेरेपी या फिर मसाज ऑफ फेशियल मसल्स। ठीक है, फेशियल मसल्स की फिजियोथेरेपी। मेडिकल मैनेजमेंट में स्टीरॉयड है, ड्रग ऑफ चॉइसेस प्रेडनिसोलोन। ठीक है, उसके बाद बाकी ड्रग्स हो सकते हैं वाइटामिन, मास्ट सेल इनहिबिटर या एंटीहिस्टामिनिक वगैरह। सर्जरी में नर्व डिकम्प्रेशन करते हैं हम, और प्रोग्नोसिस कैसा है, 85 to 90% फुली रिकवर कर जाते हैं। देन टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या आता है, जो इंट्रा टेम्पोरल पार्ट हमने देखा उसमें इडियोपैथिक था, इन्फ्लेमेशन था, नियोप्लाज्म था, ट्रोमा था। तो उस जो भी लीजन्स होते हैं इंट्रा टेम्पोरल पार्ट में, उसके टेस्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले शर्मर टेस्ट, इसमें हम लेक्रीमेशन को टेस्ट करते हैं। दोनों लोवोफोर्निक्स पे हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं और उसकी वेटिंग देखते हैं कितनी हुई। स्टेपीडियल रिफ्लेक्स देखते हैं, टेस्ट टेस्ट करवाते हैं, और सब मैंडिबुलर सलाइवरी फ्लो टेस्ट करवाते हैं। तो इसमें हम वॉटन डक्ट में पॉलीथीन ट्यूब्स डालते हैं और 1 मिनट में देखते हैं कि कितनी ड्रॉप सलाइवा की आई। तो 4 टेस्ट है, शर्मर, स्टेपीडियल, सब सलाइवरी फ्लो टेस्ट और टेस्ट टेस्ट, जो S3T। ठीक है, उसके बाद है फ्रे सिंड्रोम। फ्रे सिंड्रोम क्या होता है, मेस्टिकेशन में अगर पैरोटिड एरिया के ऊपर स्वेटिंग और फ्लशिंग हो रही है तो उसको फ्रे सिंड्रोम बोलते हैं। ये पैरोटिड सर्जरी के बाद मोस्टली देखा जाता है। देन वी हैव प्री ऑरिकुलर साइनस, विच इज द लास्ट टॉपिक। ये कब होता है कि जो ईयर की डेवलपमेंट में हिलॉक्स बनते हैं, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिंकियल आर्च से ये डिराइव होते हैं। तो ऐसे करके ये 6 हिलॉक्स है जो सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं ईयर के। तो अगर इनकी फ्यूजन या यूनियन फॉल्टी है, ठीक से फ्यूज़ नहीं होते, तो दे कैन फॉर्म प्री ऑरिकुलर साइनस। तो ये जो हमारा हेलिक्स है, इसके आगे एक छोटी सी ओपनिंग दिखती है, तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर सिस्ट या साइनस ट्रैक्ट बन जाता है तो उसकी एक्सिजन करनी पड़ती है टू प्रिवेंट रीअकरेंस।